Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow ICC Men's T20 World Cup Special. We are quickly moving towards the climax of the biggest event in cricket. कल क्या शानदार डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखी हमने न्यूजीलैंड की जानिब से, दिल खुश हो गया. इट्स अमेजिंग टू सी ए टीम प्लेइंग सो वेल. क्या है, आप बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें या बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, दोनों डिपार्टमेंट्स में डोमिनेट किया. एक बार फिर फील्डिंग तो हमेशा से उनकी अच्छी होती है. पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीकन टीम ने 170 रन बनाया. अचीवमेंट थी बड़ी कि उन्होंने 170 रन बना ली, क्योंकि 5 खिलाड़ी उनके 80 के अंदर आउट हो गए थे. और फिर जिस तरह स्टब्स और यानसन ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई टू मेक श्योर कि उनकी टीम 170 रन का टारगेट देने में कामयाब हुए न्यूजीलैंड को. लेकिन फिर उसके बाद जब न्यूजीलैंड की बैटिंग की बारी आई, टिम साइफर्ट और फिन एलन कुछ अलग ही मूड में आए हुए थे. और जिस तरह की उन्होंने दोनों ने बैटिंग की है, इट वाज सो एंटरटेनिंग टू वॉच. हैट्स ऑफ टू फिन एलन. काश मैं खड़े होकर तालियां बजा सकता था फिन एलन के लिए. बट 33 गेंदों पर 100 रन की इनिंग्स कल फिन एलन ने खेली है इन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड कप, जहां वो एक बहुत तगड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे थे. 10 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 100 रन बनाने में कामयाब हुए. उनका भरपूर साथ दिया टिम साइफर्ट ने, जिन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेली. उन्होंने भी सिर्फ 33 गेंदों का सामना किया. एक का स्ट्राइक रेट 175, एक का स्ट्राइक रेट 303. और फिर जब बारी आई इनकी बॉलिंग की, उससे पहले जब इन्होंने बॉलिंग की उसमें भी एक बार फिर इनके तमाम बॉलर्स ने बेहतरीन रोल प्ले किया. मैट हेनरी 2 विकेट लेने में कामयाब हुए. मकॉनकी ने ऊपर से 2 विकेट्स दिलाई और डाउन दी ऑर्डर रचिन रविंद्रा ने भी 2 विकेट्स हासिल की. सो ओवरऑल रियली गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम न्यूजीलैंड. फाइनल में जाने वाली पहली टीम बन गई है न्यूजीलैंड की. अब दूसरी जानब आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान. इंडिया ने अब तक अच्छा परफॉर्म किया है T20 वर्ल्ड कप में, जबकि दूसरी जानब इंग्लिश टीम थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है. सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग आज ये मैच किस तरह का होता है. एक्सपर्ट के लिए हमारे साथ हमारा पूरा पैनल मौजूद है. हमें साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ ने ज्वाइन किया हुआ है. टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं. टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद है और टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है. सिकू भाई, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस फ्रॉम न्यूजीलैंड. यार देखो, कल मैंने एक चीज़ कही थी कि हम सबकी तारीफ़ें करें, सारे मतलब जो भी थे दोनों तरफ से बड़े ज़बरदस्त थे. मगर मैंने एक चीज़ कही थी कि जो वक्त पे चले, वक्त जो होता है ना, मतलब कल वो दिन था डू एंड डाई वाला. इट वाज नॉट अ राउंड मैच, इट्स नॉट अ लीग मैच, इट्स अ नॉकआउट मैच. और उधर वो जो खेल गया वो तो अमेजिंग खेल गया, यानी कि अनबिलीवेबल कि 12 ओवरों में उन्होंने कवर भी कर दिया और इतने मतलब ऐसे वो शॉट्स खेल रहा था. अब एक सवाल पैदा हो गया कि क्या वाकई ही सेकंड टाइम बैटिंग करना इतना आसान हो जाता है कि हर जगह वो लिखा हुआ आ रहा है कि जी जो रिकॉर्ड्स चले आ रहे हैं कि जी पता नहीं 20 मैचों में से 2 मैच जो हैं सिर्फ पहले बैटिंग वालों ने जीते हैं, बाकी सारे सेकंड टाइम बैटिंग करने वालों. तो क्या इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है? अमेजिंग किस्म की उसने बैटिंग की है और मतलब जिसे कहते हैं ना कि उसकी तारीफ़ के अलावा और क्या कर सकते हैं उसकी. एब्सोल्युटली राशिद लतीफ़ साहब, जितनी तारीफ़ की जाए या कीवीज़ की वो कम है. सही वक्त पर सही जगह पर उनके तमाम तुर्क के पत्ते जो है ना, वो कोई एक तुर्क का पत्ता तो है नहीं इनके पास, बहुत सारे चले हैं कल. जी, न्यूजीलैंड अचानक से बहुत ही अच्छी हो गई, सबसे अच्छी टीम लगने लगी है. और एक चीज इसमें देखने वाली होगी, चिकू ने जो बात की, 2014 के बाद 20 मैचेस हुए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट 18 टाइम जीती है. 2 दफा इंडिया जीती है, दोनों डे मैच में जीती है इनिंग चेज में. तो आईसीसी को ये करना पड़ेगा कि जो नॉकआउट मैचेस हो, सेमीफाइनल फाइनल, वो डे में लेके आ सकते हैं बाद में, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज नजर आ रहा है कि फर्क पड़ जाता है T20 के मैचेस में. खैर एनीवे, लेकिन कल कुछ ऐसे चांसेस हो जाते हैं जिसपे को बॉलिंग दी और उसने 2 विकेट ले ली एक ही ओवर में, और उसके बाद पूरे मैच में बॉल ही नहीं की. तो वहां से फाउंडेशन न्यूजीलैंड की बन गई और नीचे आके आप देख सकते हैं जिस तरह से बॉलिंग की है. अगर तो मार्को जेनसन रन नहीं करते नीचे से तो बहुत ही कम रन बनते. फिर भी मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका कुछ करना पड़ेगा उनको. इतनी अच्छी टीम हो के कोई मैच ना हारा और सबसे अच्छी टीम इंडिया को भी उन्होंने ऐसे हराया था जैसे कल खुद हारे. और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा. फिन एलन जिस तरह ऑन अ डे, वो तो बहुत डेंजरस प्लेयर है. टिम साइफर्ट हो जाए और उनकी बॉलिंग हो जाए तो फुल मार्क्स. और न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से उनकी तैयारी
बहुत अच्छी है उनके, ना PSL होती है, ना IPL होती है, ना बिग बैश होती है, अपना टूर्नामेंट ही नहीं होता उनका कोई। अब वो सोच रहे हैं अपनी टीम खराब करने के लिए अगले साल से उनके T20 लीग शुरू हो रही है। राइट, प्लेयर्स की तो परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी ही, इंडिविजुअली बड़ा जबरदस्त खेलती हुई नजर आई टीम, लेकिन जो प्लानिंग थी वो बड़ी जबरदस्त नजर आई। किस तरह साउथ अफ्रीकन ओपनर्स को टैकल करना है, स्पिन की मदद से मैकॉन के ऊपर से आके विकेट्स ले गए, फिर रचिन रविंद्रन ने प्रेशर ऐड किया। सो देयर वाज अ क्लियर प्लानिंग इन्वॉल्व्ड इन देयर विन यस्टरडे। हम आज के मैच में भी जरूर बात करेंगे, अहमद और आमिर का ओपिनियन भी शामिल करेंगे। जल्दी से एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। राइट, वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। एक तरफ जहां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जारी है और आज भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना है और जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल का टिकट कटाएगी। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमने कुछ हैपनिंग्स देखी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है ODI सीरीज़ खेलने के लिए और उसके लिए ODI स्क्वाड का ऐलान किया गया और काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइजेस इस ODI स्क्वाड में हमें नज़र आया, जो कि कल से मौजूद बहस बने हुए। ODI स्क्वाड आपके सामने शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान हमें नज़र आएंगे, अब्दुल समद, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मां सदाकत, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी को मुतबादिल विकेट कीपर के तौर पर रखा गया है, साद मसूद, साजिद फरहान, सलमान अली आगा, शामिल हुसैन। अगेन जहाँ पर कुछ परफॉर्मर्स इस टीम में हैं वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि ना डोमेस्टिक खेले हैं ज़्यादा और ना उनकी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हैं। फिर आपको शाहीन शाह अफरीदी बतौर कप्तान नज़र आ रहे हैं। बाय द वे, आपसे कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पे हमने आपके साथ एक ब्रेकिंग भी शेयर की थी जिसमें PCB का साफ मौक़िफ़ सामने आया था कि हम कोच या कप्तान या फिर ज़्यादा चेंजेस करने के इस वक्त मूड में नहीं हैं। हम तसलसल चाहते हैं और हम उस तसलसल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक पैनिक बटन प्रेस करना नहीं चाहते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स इस स्क्वाड से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, आप बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं राशिद साहब डोमेस्टिक क्रिकेट को भी, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कितने लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से पोटेंशियल रखते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्क्वाड आपके समझ में आता है? नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा। मैं इस पे आते हैं अभी, क्योंकि मैंने अपनी बारी तो हो चुकी थी। मैं एक सवाल है आप लोगों सबसे कि सिलेक्शन कमेटी क्या अनाउंस हुई है, हमें किसी को पता नहीं चला। कल हमें हेड कोच का पता चल रहा था, लेकिन जब सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई किसी को पता चला। और ये अभी आपने मेरे साथ कुछ शेयर भी किया था, PCB की वेबसाइट पे भी अब अपडेट हो गया है कि मिसबाहुल हक और सरफराज अहमद को शामिल कर लिया गया आकिब जावेद और असद शफीक के साथ। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी, हमसे कैसे रह गई? वैलिड है, जराई ने बताया नहीं हमें ना, पता नहीं चला हमें। नहीं, वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही थी। पहले अनाउंस किया गया, फिर डिलीट कर दिया गया। इतनी बड़ी खबर जो टीम बना रहे हैं उनका ही नहीं पता किसने बनाई। आज हमें पता चल रहा है कि सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई है। क्योंकि हम ये भी डिस्कस कर रहे थे राशिद भाई कि पहले ये अनाउंस हुआ था, फिर वेबसाइट से हटा दिया गया था, तो कुछ कंफ्यूजन चल रही थी कि अनाउंस करना है या नहीं करना है। सो वी वर वेटिंग फॉर एन ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन बेसिकली। जी, चलो ठीक है। वो बाकी टीम देखें, विकेट कीपर के ऊपर बात हो रही है। वो थे हसीबुल्लाह हैं, साथ बेग हैं, 2 विकेट कीपर थे। और रोहिल नदीर को भी आपने आउट कर दिया, टेस्ट मैच में रखा हुआ था। तो विकेट कीपर जो चल रहे थे एकदम से गौरी आ गए, अच्छे होंगे ये नहीं पता, लेकिन एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू आते हैं। लिस्ट ए में या फर्स्ट क्लास में अच्छा रिकॉर्ड है उनका, नो डाउट। वो हैं बहुत सारे प्लेयर जो 2025 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका गए थे, वो तो सारी उड़ा दिए आपने। जहादात खान थे उसमें, आकिब जावेद थे उसमें, सुफियान मुकीम थे, उमर बिन यूसुफ थे उसमें, अबरार का डेब्यू भी 25 में हुआ है, साइम अयूब का डेब्यू T20 में इसी में हुआ है। बहुत सारे, इरफान न्याजी थे उसके अंदर, मोहम्मद अली थे उसमें, और बेतहाशा प्लेयर गए थे। अहमद दानियाल थे, ये थे अपने कामरान गुलाम, आकिब जावेद, जी आकिब जावेद, बहुत सारे प्लेयर। तो वो जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने जो सोचा था फ्यूचर, ये फ्यूचर अब दूसरा फ्यूचर देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुत्तफिक तो हम बहुत बड़ी टीम बना रहे जब भी नहीं होंगे, लेकिन इस पे ज्यादा बात इसलिए हो रही है कि ये टीम हैंड पिक हुई है, ज्यादातर लाइकिंग पे पिक हुई है। ये परफॉर्मेंस पे कम हुई है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे ज्यादा हुई है।
ये एब्सोल्युटली बड़ा अनफॉर्चुनेट है इसी को भाई, और थोड़ा सा ना स्ट्रेंज लगता है हमें जी। ओ सॉरी अहमद और आमिर के पास मैं नहीं गया हूँ, आमिर आपके पास आ जाता हूँ, अहमद आपके पास भी आ रहा हूँ। सॉरी ब्रेक ले ली थी हमने, उसके बाद हमें अंदाजा नहीं हुआ था। सो आमिर बड़ा डिसअपॉइंटिंग और कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने शाहीन्स की टीम भेजी थी इंग्लिश लायंस के साथ खेलने के लिए T20 और ODI, तो वहाँ पर आपने साद बेग और रोहिल नज़ीर को भेजा था, वहाँ पर गाजी गौरी नहीं थे, यानी कि शाहीन्स में साद बेग और रोहिल नज़ीर जाएंगे, और जो उस टीम के लिए भी नहीं जाते वो डायरेक्ट पाकिस्तान की टीम में आएंगे। ये समझ में आता है आपके? तो ये दानिश भाई पहली दफा थोड़ी हुआ, आप देख लें मोहम्मद हारिस विकेट कीपर किधर है, हसीबुल्लाह किधर है, सुफियान मुकीम किधर है, रोहिल नज़ीर पता नहीं, कामरान गुलाम किधर है, अहमद दानियाल किधर है, इरफान खान नियाजी किधर, ये तो होता हुआ है। मुझे तो ये कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि मैं तो इस प्रोसेस का हिस्सा रहा हूँ, मेरे साथ अहमद के साथ ये सबके साथ हुआ है। मसला ये है कि देखिए एंड ऑफ द डे बात वही है कि हम सीरीज को नहीं देख रहे दानिश भाई। वरिंग साइन ये है कि 8 महीने के बाद 9 महीने के बाद भाई आपका वर्ल्ड कप है जी, उसकी क्या आप तैयारी कर रहे हैं? आप पहले ये आपने अपने पहले सीनियर प्लेयर्स को जिनसे T20 में परफॉर्म नहीं हुआ उनको आपने वनडे से बाहर कर दिया। आप मतलब कि आप ये बता रहे हो कि ये हमारे वनडे के प्लान में नहीं, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं दे रहे ना। जैसे राशिद भाई ने बोला हमें तो ये भी नहीं पता सिलेक्शन कमेटी कौन थी कल तक, तो इसका मतलब आप क्लैरिटी भी नहीं दे रहे। तो अब जब वो लड़के वापस आएंगे जो आपने सीनियर्स बाहर रखे हुए हैं, वो क्या सीधा फिर वर्ल्ड कप में आएंगे या किस परफॉर्मेंस से टीम में आएंगे? पहले तो इतनी सारी चीजें आपने खिचड़ी बनाई है, पहले तो वो क्लियर करें ना कि कल जब टीम अनाउंस हुई थी कोई सिलेक्टर आता या कप्तान आता, वो सामने बैठ के कहता हमने ये लड़के सिलेक्ट किए हैं, इस बेसिस पे किए हैं, ये लड़के जो अभी नहीं है स्क्वाड का हिस्सा इस बेसिस पे नहीं है, तो फिर हम इस पे बात करते हुए भी सही लगते हैं ना। पहले तो इन चीजों को क्लियर करें, तो फिर हम 1 बाय 1 बात कर सकते हैं कि भाई ये बात ठीक हो रही है या गलत हो रही है। करेक्ट अहमद, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, ये सेटिंग दीज प्लेयर्स अप फॉर फेलियर, इनमें टैलेंट होगा, गाजी गौरी, साद मसूद, इनमें होगा टैलेंट, जब भी वो पाकिस्तान की सर्किट में खेल रहे हैं। बट अगर उन्होंने एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया और परफॉर्म नहीं किया, आप अभी खिलाकर उनको खराब कर देंगे। जी बिल्कुल और ये हमने पास्ट के अंदर भी देखा है कि आप तब्दीलियां कर लेते हैं लेकिन उसके पीछे कोई मेथड नजर नहीं आता है। अभी भी आप देखें कि आपने जिस कीपर को डाला है वो किसी एक के फेवरेट है, आपने उनको डाला है, लेकिन उनसे बेहतर चॉइसेस पड़ी है ना आपके पास। साद बेग पड़ा है ना आपके पास, है ना, अच्छा लड़का है ना, डिसेंट खेलता है। उसके बाद हसीबुल्लाह पड़ा है ना, 50 की एवरेज स्कोर करके आया। लेकिन क्या करें, कोई किसी का डिसिप्लिन खराब कर देता है, कोई किसी पे कोई टैग लगा देता है पाकिस्तान में ये चीजें। और फिर देखे ना कि आपने अपने सीनियर प्लेयर्स को बाहर जो किया है वनडे से, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है ना बुरी दी वहां पे T20 में। हम आपको कहते रह गए 2 साल से कि यार ये आपकी T20 में फिट नहीं हो रहे हैं, प्लीज इन पे काम शुरू कर दीजिए, आप एक बेहतर टीम बना लें। लेकिन आपने नहीं सुना, आप कैरी किया 2 साल। उसके बाद जब आप हार गए 3 इवेंट ऊपर नीचे हार गए 2 साल के अंदर, फिर आपको होश के नाखून आए। अब आपने किया क्या है, आपको इतना गुस्सा चढ़ गया कि आपने सडनली जो है ना उनको वनडे से निकाल दिया। अब बाबर आजम आपके कौन से वनडे की टीम से बाहर होते हैं यार, मुझे आप ये बताएं। एक ही आपके पास प्लेयर है, एक ही आपके पास प्लेयर है ODI क्रिकेट का जो रिलायबल है, जिसकी परफॉर्मेंसेस है। आपने ये सिलेक्शन कमेटी चेंज की है, कोई बताया है इस कौम को कि बाबर आजम को किसने बाहर किया है? क्या पुरानी वाली कमेटी ने बाहर किया है या ये जो नई कमेटी आई है सरफराज अहमद और मिसबा और आकिब जावेद की, इन्होंने बाहर किया? फिर देखिए आप कोई भी चीज करते हैं ना अपने बड़े बड़े इतने बुरी तरीके से हारते हैं। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, आमिर ने बड़ी अच्छी बात की है कि आपकी ऑफिशियल्स आते हैं, आपके CEOs आते हैं, आपके CFOs आते हैं, आपके सिलेक्शन कमेटी के चीफ आते हैं, ये दे होल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें ये नेशन को एड्रेस करते हैं और बताते हैं कि दिस इज वेयर वी लैकिंग, हम 4 इवेंट्स हार गए हैं बट हम अब इस तरफ चलना चाह रहे हैं। वी आर एक्सिंग आवर सीनियर प्लेयर्स 5-6 जो भी हैं, इनका हमने लाएमल ये बनाया कि ये 2 साल डोमेस्टिक खेलेंगे, पूरी क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ परफॉर्मेंस करेंगे, ये कोचेस के साथ काम करेंगे। एट द सेम टाइम वी बिल्ड यंगस्टर्स, और हम जो यंगस्टर्स लेके आएंगे वो इस बुनियाद पे होंगे, वो मेरिट पे होंगे, वो परफॉर्मर होंगे। और हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर दिस इज व्हाट वी आर लैकिंग दुनिया से, और ये चीजें हम करने की कोशिश करेंगे जूनियर लेवल पे थ्रू शाहीन, थ्रू कोचेस। कोई लाएमल नहीं है,
हमें तो ये भी नहीं पता कि चुप करके आज सिलेक्शन कमेटी चेंज हो गई, वहां से मिसबा उल हक सिलेक्शन कमेटी में आ गए और सरफराज अहमद सिलेक्शन कमेटी में आ गए। हमें तो पता ही कुछ नहीं है। आप लोग ने जो सीम सिलेक्ट की है, फिर करते पता है क्या है? आप करते ये कि आप जब हारते हैं लड़के चेंज कर देते हैं, उसके बाद आप दोबारा से जो वो लड़के जो लेके आते हैं वो मेरिट पे नहीं होते, फिर दोबारा वो सीनियर प्लेयर ले आते हैं। क्या बाबर आजम को आपने पहले बाहर नहीं किया था? क्या शादाब खान को आपने पहले बाहर नहीं किया था? क्या शाहीन को आपने बाहर नहीं किया था? क्या हारिस रऊफ को आपने बाहर नहीं किया था? ये सारे प्लेयर्स को इवेंचुअली आप लेके आए हैं कि नहीं लेके आए? क्योंकि आप जो इनकी जगह पे लोग सिलेक्ट करते हैं वो मेरिट में या ठीक परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, सो इवेंचुअली दे हैव टू कम बैक। सो दिस इज व्हाट द अलमिया इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान क्रिकेट। फ्यू पीपल दे ट्राइंग टू मेक फूल, और लोगों को पागल बनाने की कोशिश हो रही है, बट वी आर नॉट बाइंग इट एनीमोर। वी विल जस्ट टॉक व्हाट वी थिंक वी हैव टू टॉक फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट। बेशक किसी को अच्छी लगती है वो लग जाए, नहीं लगती तो ना लगे, लेकिन हम अग्रेसिवली आगे बढ़ते जाएंगे। दानिश भाई, मेरा एक सवाल है। श्योर। अभी आपने कहा ना कि आपकी स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि वो कह रहे कि हम ज्यादा चेंजेस नहीं करेंगे कप्तान या कोचेज में। मेरा सवाल है कि नो डिसरिस्पेक्ट फॉर शाहीन, अभी आपने देखा कि T20 में भी वो अपनी फिटनेस पे जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे, राइट? कि वो 4 ओवर में भी स्ट्रगल कर रहे थे। अब ये सीरीज भी आप कह रहे हैं कि हम कप्तान नहीं चेंज करेंगे, उसके बाद 1.5 महीना आपकी PSL है, गिन के आपके पास रह जाएंगे वर्ल्ड कप के 5 महीने, राइट? तो फिर अगर शाहीन अपनी फिटनेस या परफॉर्मेंस नहीं जाहिर कर पाए, लगेगा कि इनकी टीम में भी जगह नहीं बनती, उस टाइम आप कप्तान चेंज करेंगे, उस टाइम आप प्लानिंग करेंगे? ये मेरा सवाल है। बेसिकली राशिद भाई शायर इस शेर में ये कह रहा है कि आपके पास एक मौका था एक नए कप्तान को एक सीरीज देने का, आपने वो भी जाया कर दिया है। अब आप 7-8 महीने बाद जाकर सोचेंगे कि जी अब हमें क्या नया कप्तान लगाना है, ये क्या करना है? जी राशिद भाई हंस रहे हैं, उनको पता है ये टफ क्वेश्चन है। नहीं सीकू भाई काफी देर हो गई ना, काफी देर हो गई। सीकू भाई आज पहले सीकू भाई आप बता दीजिए। चलिए मैं कप्तान, सीकू भाई जवाब दे दें। हमने जो भी सारी बातें मैं दे दूं, जो भी मैं दे दूं, सीकू भाई को देने दे, सीकू भाई को देने दे। आप जो कुछ कर लें, जब तक इस सिस्टम को आप सही नहीं करेंगे, सीकू भाई जल्दी से आ जाइए। नंबर 1 आपने फिटनेस टेस्ट नहीं कराया, जो भी शाहीन की बात पता ही नहीं आपको फिट है या नहीं। ठीक है। नंबर 2 फ्रेंचाइज को अलग करें। कराची के लड़के सब जो है आकर मुझसे फरियाद कर रहे होते हैं कि जी खुदा के वास्ते हमें मौका नहीं मिलता, इसलिए कि वहाँ पर एक फ्रेंचाइज का कब्जा है और वो अपने मर्जी के अंदर से ऊपर चले गए। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ साहब। आगे आने वाले दिनों में इस पर मजीद बात करते रहेंगे और कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।